मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मूक बाधित विद्यालय जाल टाउन के प्रधानाचार्य कमलेश नारायण मिश्रा जी हैं। आज हम कमलेश नारायण मिश्रा जी से मूक बाधित विद्यालय के बारे में और उसकी सुविधाओं के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में और छात्रों से संबंधित तमाम जानकारी लेंगे। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार के बच्चे आपके विद्यालय में प्रवेश लेते हैं? देखें, जहाँ तक विकलांगता के प्रकार की बात है, भारत सरकार ने 2016 में 1995 में एक एक्ट PWD एक्ट जोड़ा था, जिसमें 7 प्रकार के विकलांगों को जोड़ा था। परंतु 2016 में उसको रिवाइज करके RPWD एक्ट 2016 किया, जिसमें 21 प्रकार के विकलांगों को उसमें जोड़ा गया और उसमें कई तरह की समस्याएं हैं जिनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, स्पेशल नीड्स हैं, उनको विकलांगता की श्रेणी में सरकार ने जोड़ा है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अक्सर मूक बाधित, क्या ऐसा होता है कि जो बच्चा बोल नहीं पाता है वो बाधित भी होता है? नहीं, इसका उल्टा है। हाँ। वास्तव में जो सुनते नहीं हैं वो बोल नहीं पाते। जो सुनते नहीं, जो बाधित होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। इसके विषय में कहा गया कि डम्बनेस इज नथिंग, इट इज ड्यू टू डेफनेस। ये गूंगापन कुछ नहीं होता है, बल्कि यह बहरेपन के कारण आता है। तो जो बच्चा या व्यक्ति सुन नहीं पाएगा वही नहीं बोल पाता। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि आपके स्कूल में, मूक बाधित स्कूल में मूक बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए हियरिंग इक्विपमेंट दिया जाता है जी। तो वो हियरिंग इक्विपमेंट लगा लेते हैं तो उससे वो सुनते हैं। तो ये बताइए सर, फिर इसमें शिक्षा प्रणाली साइलेंट साइन भाषा की क्या जरूरत है अगर वो सुन ले रहे हैं तो? वास्तव में ये बड़ा टफ और टेक्निकल क्वेश्चन है। होता यह है कि हियरिंग एड का उपयोग हम करते हैं रेसिडुअल हियरिंग, बच्चों में जो बची हुई क्षमता है सुनने की, उसको हम यूज करने के लिए उस हियरिंग एड को लगाते हैं। हियरिंग एड लगाने का मतलब यह नहीं है कि सडनली बच्चा पूरी आवाज़, इन्वायरमेंटल साउंड सुनने लगा हो, बल्कि जो उसके अंदर बची हुई क्षमता है उसका उपयोग करता है और उसके आधार पर वो कुछ इन्वायरमेंटल साउंड या कम्युनिकेशन के लिए वो साउंड पाता है, रिसीव करता है और उसी आधार पर वो शिक्षा भी ग्रहण करता है और बातचीत भी करता है। सर, ये पेरेंट्स को कब इस बात की भनक लगती है या कब उनको लगता है कि इनका बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसको जो मूक बाधित स्कूल में जो है? देखिए, जहाँ तक हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात है, इसमें 2 तरह के होते हैं बच्चे। एक तो होते हैं कि जन्मजात और एक होते हैं जन्म के पश्चात। जो जन्मजात हैं वो तो बाई बर्थ उनको कहा जाता है कि बाई बर्थ उनमें बधिरता आ गई। उसमें जो कह लीजिए कि सजग हैं पेरेंट्स, वो 1 साल में, 6 महीने में, 15-20 दिन में माताएं हैं और पेरेंट्स हैं, वो बच्चे की हरकत से, बच्चे के बिहेवियर से वो समझ लेते हैं कि बच्चे में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास या जानकारों के पास जाते रहते हैं। अब वो कितनी जल्दी उनको बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ ये बच्चे में समस्या है, वो तो ठीक है। जो जन्म के पश्चात होते हैं उनमें भी ये होता है कि हाँ अभी बच्चा कुछ सुनेगा, कुछ देर में, कई बच्चे बाद में बोलते हैं, 4 साल में बोलते हैं, 3 साल में बोलते हैं, उनके लिए भी एक कठिनाई होती है। तो इससे देरी नहीं हो जाती है? अगर मान लिया पेरेंट इंतजार कर रहा है कि हो सकता है इतने दिन में हमारा बच्चा बोलने लगे और फिर नहीं बोलता है, तब बच्चे बड़े होकर स्कूल में आते हैं, तब उनको शिक्षा देने में दिक्कत नहीं होती? ये आपका बहुत ही सही प्रश्न है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों की भाषा के आधार पर देखें और भाषा के सिद्धांत और उपलब्धियों के उत्तर देखें तो बच्चों के जो सीखने की, भाषा सीखने की आयु है वो 0 से 5 साल तक है। बिल्कुल। और उसको कहा जाता है क्रिटिकल एज ऑफ द चाइल्ड टू लर्न द लैंग्वेज।
तो वो क्रिटिकल एज है। 5 साल में जो बच्चे सामान्य सुनने वाले बच्चे सीख जाते हैं और 5 साल बाद जिन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन डिले होती है और वो विकलांग तब आइडेंटिफाई होते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए भाषा सीखना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ बच्चे तो मान लिया खाली मुंह बाधिर हैं, वो शरीर में और तरह से स्वस्थ हैं, उनको तो पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा विकलांग होते हैं, क्या उनको भी पढ़ाया जा सकता है? विकलांगता के कई प्रकार हैं। मानसिक विकलांग भी, उसमें अलग अलग उनके IQ लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल कोशिएंट, बुद्धि लब्धि। उसमें जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, बुद्धि लब्धि उनकी बॉर्डर लाइन की है, उनको तो कुछ हद तक पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो सीवियर आ जाते हैं, यानी 90 के नीचे, 90 से 70, 70 से 50, उनके लिए शिक्षित करना या पढ़ाना बड़ा कठिन है। और इसीलिए उनके अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन को कहा गया कि 2 ग्रुप में बांटा गया उनको, एक एजुकेबल ग्रुप होता है और दूसरा ट्रेनेबल ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है उसमें जो पढ़ाया जा सकता है, जो IQ लेवल थोड़ा सा सही होता है, हाँ, एजुकेशन उनको दी जा सकती है। और दूसरा ग्रुप जो होता है कम IQ वाले का, उसको हम ट्रेंड कर देते हैं। ट्रेंड मतलब कि कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि सेल्फ हेल्प स्किल डेवलपमेंट करके उनको अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे खाना खाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, बटन बंद करना है, खुद करते हैं, उसका वो नकल करते हैं, नहीं, उसी की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। यही है ट्रेनेबल ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप होते हैं, इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि इनको ट्रेन करके और अपने सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट उसको कहा जाता है कि अपने स्वयं की सहायता कर सकें, इतना उनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई बच्चा जब यहाँ पढ़ता है आपके यहाँ, तो किताबी भाषा और उसकी अपनी बोलचाल की भाषा, इन दोनों में कोई फर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। वास्तव में उनके अंदर जो भाषा की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, उसको हम जो बुक्स हैं, किताबें तो वही पढ़ाई जाती हैं जो सरकार द्वारा मान्य है। जी, जो आम बच्चा पढ़ता है, आम बच्चा, सामान्य बच्चा पढ़ता है, वही किताबें वो भी पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, वो वही पढ़ेंगे। बशर्ते कि जितने भी विषय हैं, सब में भाषा की कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं बच्चों को। उस भाषा को वो समझ पाए, इसके लिए उन्हीं की भाषा जो उनके द्वारा विकसित की गई साइन लैंग्वेज है। क्या बच्चे खुद विकसित करते हैं? बिल्कुल, बच्चे अपने आप कुछ साइन, बहुत से साइन हैं जो डेवलप कर लेते हैं और उसको वो अच्छी तरह समझते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि टीचर उनकी बात को पहले समझे या उनके साइन को सीख लें, और जो किताब की भाषा है वो उसी साइन लैंग्वेज में उनको सिखाए। सर एक बात बताइए, ये तो बड़ा टफ, मान लिया जॉर्ज टाउन स्कूल के बच्चे किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से मुलाकात किए, यहाँ के बच्चों ने अपनी सेल्फ लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की है, वहाँ के बच्चों ने अपनी सेल्फ लैंग्वेज डेवलप की है, तो वो आपस में कैसे जो है एक दूसरे कम्युनिकेट? ये वास्तव में देखा जाए, भारत में अभी ये यूनिटी नहीं बन पाई है। एक ISL इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप हुई है भारत में, परंतु अभी उसको उतनी मान्यता नहीं मिल पा रही है कि पूरे इंडिया में या पूरे देश में उसको हम उपयोग में लाए। एक तो मैन पावर की कमी, और दूसरे कि बच्चों की भी रुचि उतनी उसमें नहीं है। उसका कारण है कि जो आम पब्लिक में, बच्चों में हियरिंग इम्पेयर्ड अपने ग्रुप में तो उसका उपयोग कर लेते हैं अच्छी तरह से, परंतु उसी साइन लैंग्वेज का उपयोग अगर समाज में करेंगे, अपने घर में करेंगे, तो वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये समस्या बनी हुई है। फिर भी सरकार का प्रयास है कि हम साइन लैंग्वेज को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर इसके लिए डेवलप करें। तो सर एक चीज़ और बताइए, जो आपके यहाँ अध्यापक होते हैं, आपको लगता है कि वो बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं? उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं या साइन लैंग्वेज की बात करते हैं? वास्तव में जो अभी टीचर और बच्चे 2 ही क्लास में होते हैं, तो टीचर उन्हीं बच्चों की साइन को सीखकर और उन्हीं को वो सिखाता है। अभी भी साइन लैंग्वेज जो ISL है, इसके लिए सरकार की जो नीति है वो
और हमारा खुद का प्रयास है कि हमारे भी टीचर साइन लैंग्वेज सीखें, जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, और वो बच्चों को सिखाएं। तो बच्चों के और टीचर के बीच में वो साइन लैंग्वेज ज़्यादा उपयोगी होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जब टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जब उनको एग्जाम देना होता है तो इन व्हिच लैंग्वेज दे राइट लिखते कहते हैं वो? बिल्कुल, यही तो सरप्राइज है कि इतना परफेक्ट वो लिखते हैं कि हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में वो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन भी उसी भाषा में होगा, वहाँ साइन नहीं चलती है बल्कि रिटन लैंग्वेज चलती है। और ये स्किल बच्चों में आती है जो टीचर की मेहनत होती है कि टीचर उनको उस भाषा को सिखाया है पहले साइन लैंग्वेज में, और बच्चे उसको कैच करके फिर उसको रिटन लैंग्वेज में इससे उनको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती होगी, अखबार में पढ़ सकते हैं, एकदम पढ़ते हैं। चीज़ लिखी हो तो भाषा भी अलग, कोई इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कन्नड़ में भी है, उड़िया में भी है, किसी भाषा में जो रीजनल लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई गई वो बच्चे उसको रिटन में आंसर देंगे। अच्छा सर, देखिए मूक बधिर बच्चों के लिए या इनके एजुकेशन के लिए समाज को कितना जागरूक करना? इनकी शिक्षा केवल हम तो ये कहेंगे कि मूक बधिर के लिए ही नहीं, सारे विकलांगों के जितने भी सरकार ने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है 21 प्रकार के विकलांगों को, सब के लिए समाज ही एक उसका सबसे बड़ा धरातल है। समाज उनको चाहे तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर दे पाए। 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं विकलांगों की। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो बच्चों की अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। दूसरा फुल पार्टिसिपेशन, समाज में, परिवार में, देश में, हर जगह उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। और इक्वल पार्टिसिपेशन, हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना, उनकी सहभागिता लेना बहुत ही आवश्यक है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो विकलांगता से हीन भावना पैदा हो गई, वो हीन भावना काफ़ी कुछ कम हो जाती है और वो समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रिंसिपल साहब से बातचीत आगे जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रिंसिपल साहब, आप आगे एक चीज़ और बताइए, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए समाज में। कभी कभी ये होता है कि मूक बधिर लोगों से लोग बोलने में, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग कहते हैं अरे तो बहरे हैं, तो बोल नहीं पाते, इनसे बात मत करो या कम करो। उनको कभी कभी ग्लानि होती होगी कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझसे कोई समझ नहीं। बिल्कुल, उनको ग्लानि होती है और उनको एहसास होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है। और इसके लिए मैं तो सलाह दूंगा माता पिता को और पड़ोसियों को और समाज को भी कि कभी भी ऐसे बच्चों को आप घर के अंदर छिपा कर न रखें। ये उनके लिए सबसे खतरनाक डेंजरस। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कभी कभी हम लोग कन्वेंट स्कूल में देखते हैं, मम्मी पापा का भी जो है इंटरव्यू होता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कि आप घर पे उनको कितना पढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके घर में ऐसे बच्चे हों उनके पेरेंट्स को भी टीचर टीचिंग करें कि हाँ इनकी भाषा समझ सकें ताकि वो। बिल्कुल, हम ये करते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इस पर बल भी देते हैं 2 समय में। एक तो हम जैसे ही बच्चे का नया एडमिशन या पेरेंट्स लेकर आते हैं तो हम ये कंपलसरी करते हैं कि बच्चे के साथ में पेरेंट्स ही आएंगे। तो उससे बच्चे के बारे में पूरा बिहेवियर उसका, कितना उसके अंदर सुनने की क्षमता है, कितना बोलने की क्षमता है, कितना वो लिख पढ़ पा रहा है, क्या उसका बिहेवियर साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत है, ये उनसे हिस्ट्री हम बच्चे की लेते हैं और वो हमारे पढ़ाने में या उनको शिक्षा देने में बड़ा फायदेमंद होता है। बच्चे की पूरी हिस्ट्री रहती है तो हम उसी हिसाब से उसको हम एजुकेट करते हैं। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा शैक्षिक डिग्री पर बात करता हूँ।
शैक्षिक डिग्री पर बात करते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को किस लेवल तक की जो है डिग्री मिलती है और इसकी सुविधाएं क्या हर विद्यालय महाविद्यालय में है या जो है सिर्फ कुछ गिने चुने महाविद्यालय में? अभी हियरिंग इम्पेयर्ड की पर्टिकुलर हम बात करेंगे तो देश में बहुत से स्कूल चल रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। प्री स्कूल से लेकर और हाई स्कूल, इंटर और बीए की भी पढ़ाई हो रही है। पर्टिकुलर हमारे विद्यालय में अभी हाई स्कूल तक की हम व्यवस्था कर तो पाए। इंटरमीडिएट किसी को पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ेगा? इंटरमीडिएट के लिए यूपी में खासतौर से 2 जगह खुले हुए हैं। सर, शिक्षा के लिए जो है बच्चे किस हाई लेवल तक वो पढ़ सकते हो, क्या सुविधाएं हैं? अभी मूक बधिर बच्चों के लिए ये देखा गया है कि प्रदेश और देश में भी कई विद्यालय तो संचालित हैं, परंतु प्राइमरी और जूनियर तक की शिक्षा के लिए ज़्यादा विद्यालय हैं। हाई स्कूल, इंटर के लिए बहुत सीमित हैं। उत्तर प्रदेश में ही 2-3 हैं जहाँ की हाई स्कूल और इंटर की शिक्षाएं दी जा रही हैं। इंटर के पश्चात डिग्री स्तर पर उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही संस्थाएं हैं। एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। सर, तो फिर ऐसा क्यों है कि डिग्री कॉलेज कम है, बच्चे कम हैं या जो है मतलब सरकार की प्राथमिकता? बच्चे तो बहुत हैं जो इंटर करना चाहते हैं, डिग्री तक जाना चाहते हैं। कुछ रिसोर्सेज की कमी के कारण नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उतना नहीं इसमें पहुंच पा रहे हैं और सरकार की भी कुछ नीतियां हैं जिसमें कि प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी खुला जिसमें कि डिग्री की शिक्षा उनको दी जा रही है, साथ में वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और एक और यूनिवर्सिटी खुली है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। वहाँ भी ऐसे बच्चों को 50% की वरीयता दी जाती है और उनको प्रवेश दिया जाता है। सर, मैंने देखा कि कई जगह प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं मुबादिल के, तो ये प्राइवेट कॉलेजों को जो सरकार मान्यता देती है वो सरकारी कॉलेज जो है, इन दोनों में सुविधाओं में क्या है? एक्चुअली जो 2 तरह की एजुकेशन सिस्टम है। एक चीज और सर, एक इसमें जी थोड़ा सा मान लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल होते हैं उनको टीचर कहाँ से अवेलेबल हो पाते हैं? जो एजुकेशन की जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश में खास तौर से वो 2 तरह का है। एक तो गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं, स्पेशल स्कूल, और एक एनजीओ के द्वारा चल रहे हैं, स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा चल रहे हैं। और ज़्यादातर स्वैच्छिक संगठन ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सरकार की जो स्पेशल स्कूल चलाए जा रहे हैं 4 या 5 विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में, जो कि बहुत उपयुक्त कह सकते हैं कि उपयुक्त के साथ साथ बहुत कम है और होने चाहिए, क्योंकि सुविधा सरकारी में ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पर अंतर यह है कि वहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, टीचर को पूरा वेतन दिया जाता है जो सरकारी वेतन होता है। परंतु जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर 2 तरह के हैं। एक तो वो स्वयं अपने रिसोर्सेज के द्वारा फाइनेंस जनरेट करते हैं, दूसरा कि एक होता है वो केंद्र सरकार से ग्रांट अनुदान प्राप्त करते हैं। तो जो अनुदानित संस्थाएं हैं उनमें बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कास्ट होता है और टीचर का वेतन भी उसमें। टीचर कहाँ से पाते हैं? क्योंकि ये तो बड़ा टफ सवाल मतलब ये हो गया कि भाई आपको प्रशिक्षित करना है और आपको सिस्टम नहीं पता है, तो वो टीचर कहाँ से मिलते हैं जो साइन लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं? उसके लिए भारत सरकार ने एक भारतीय पुनर्वास परिषद स्थापित किया जो 1992 में स्थापित हुआ, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि देश में जितने भी तरह के विकलांग हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर मैन पावर को डेवलप करेगा। और वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर अपने खोले हैं और वहाँ पर वो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और जो जिसे इक्वल BTC कहा गया, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड मेंटल रिटार्ड। हमने सुना कि आपके संस्थान में भी टीचर ट्रेनिंग सेंटर है? हमारे यहाँ भी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, और हमारे यहाँ केवल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर हम डेवलप करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो स्पेशल एजुकेटर बनते हैं। और ये बताइए सर, स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए क्या कोई
कहीं से कंपटीशन पास करके आना पड़ता है या डायरेक्ट आप एडमिशन लेते हैं? ये निर्भर करता है कि ये सेंटर अपने से प्रवेश नहीं दे सकता उनको, बल्कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा हर साल ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या इंटर के मेरिट जो उनकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा के लिए, वो इंटरमीडिएट है, और इंटर की मेरिट के आधार पर भी एडमिशन को देते हैं, लेकिन नेशनल वाइज एक सेंटर के लिए नहीं। तो ये वहाँ से गवर्नमेंट होता है। सर एक लाइन और पूछना चाहेंगे टीचरों पर, जी, जो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, मुँहबाजी बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या टीचर खुद भी उस समस्या से थोड़ा बहुत ग्रसित रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, समाज में पब्लिक में ये भ्रम है, बताया जाता है कि ये स्पेशल एजुकेटर है या श्रवण विकलांगों के लिए टीचर है, ये तो लोग पूछते हैं कि ये भी क्या गूंगे बहरे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, वो सामान्य होते हैं, और सामान्य होने के कारण ही अपनी बात उन तक पहुंचा पाते हैं और उनकी बात। सर इस पर तो एक बात ये, मान लिया कोई एक बच्चा है बहुत तेज है पढ़ने में, वो विकलांग है, एंड इन फ्यूचर ही विल बी ए टीचर, देन वो तो also a deaf child, if he is able to become a teacher, special teacher, he can ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। अच्छा सर, जब सर्विस की बात आई तो इनके लिए सरकार स्पेशल रोजगार के लिए कोई योजना बनाएगी? बिल्कुल, बहुत से सरकार द्वारा कई तरह के योजनाएं हैं जो विकलांगों के लिए ही वो है, और उसमें प्रदेश और देश या केंद्र सरकार दोनों के द्वारा संचालित है वो, और खासतौर से केंद्र की जो योजना है उसमें बहुत से लाभ हैं। आपको अगर गिनाए, एक तो रेलवे में कंसेशन है, दूसरा उनको रिजर्व नहीं सर, मैं उनके ट्रेवल या किसी और तरह की सुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ सर। जॉब के लिए आप देखें तो जॉब रिजर्वेशन जो है अभी हर विभाग में गवर्नमेंट सेक्टर में 4% का तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी उनको रिजर्वेशन दिया है, यूपी में, हाँ, उत्तर प्रदेश में, और प्रदेशों में 3% का है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है। मतलब लगभग सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं अगर पढ़ाई करें, जो खास तौर से मुँह बाधिर हैं, वो नौकरी कर सकते हैं, उनको मिल भी जाती है। हमारे विद्यालय के जो हाई स्कूल बच्चे पास किए हैं अभी तक, 80% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। उसके बाद जो बच रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या प्राइवेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, मॉल में, विशाल मेगा मार्ट में, बिग बाजार में। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कभी आप ये तो हो गया बचपन से कोई विकलांग है, छोटा है, वो पढ़ने जा रहा है, पढ़ रहा है, ये तो मेरा दूसरा सवाल ही हो जाएगा पूरा एक तरह से, शिक्षा संबंधित नहीं है। कभी कभी एडल्ट भी जो है विकलांग हो गया, एडल्ट विकलांग हो गया, तो उसको कैसे सरकार समायोजित करती है? उसको जो रियायतें हैं, सुविधाएं हैं, वो उसको मिलता है, और वो सीएमओ द्वारा अगर वो सर्टिफिकेट बना है और जो उनको लाभ देने का क्राइटेरिया निर्धारित है, वो 40% से ऊपर की उसको ही वो सुविधाएं मिल सकती हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या रियायतें हो। सर जैसा कि आप यहाँ प्रिंसिपल हैं और आप दो संस्थान जो है आपको देखना पड़ता है, आज जो है ये जो विद्यालय है विकलांगों के लिए, इनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आप बताना चाहें? वास्तव में जो समस्या है विद्यालय चलाने की, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण पहला आता है कि मैन पावर की समस्या। मैन पावर की समस्या ये है कि हम उनको उतना वेतन नहीं दे पाते हैं जितना कि वो एक्सपेक्ट। नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट से वेतन निर्धारित की होगी ना। बहुत हर विद्यालय को ग्रांट या अनुदान नहीं मिल पाती है। नहीं, नॉन गवर्नमेंट विद्यालय है उनको अनुदान की जरूरत होती है। मुख्य विद्यालय जो सरकारी है उसको, ये सरकारी संस्थान नहीं, ये भी एनजीओ के माध्यम से ही चलती है। अच्छा। और इसमें भी मैनेजमेंट कमेटी काम करती है, मैनेजमेंट के थ्रू चलता है, और ये विद्यालय भी केंद्र सरकार से अनुदानित है। और अनुदान में भी ऐसा नहीं है, नाम तो स्पेशल एजुकेटर है, लेकिन अभी लोग ऐसे शिक्षकों को या कार्यकर्ताओं को समाज सेवी के रूप में ही देखते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता परिवार चलाने की और उनको भी सब कुछ वही आवश्यकता है जो गवर्नमेंट टीचर है। फिर भी
बहुत कम वेतन, 9,500, 14,000, 18,000 यही वेतन भी नहीं मिलता है, बल्कि मानदेय मिलता है। तो उनकी भी ये समस्या है। दूसरा कि पेरेंटल एटीट्यूड जो है, पेरेंट्स भी बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को के साथ में उतना सपोर्ट नहीं करते हैं कि जितना और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो उनका जो एटीट्यूड होता है वो विद्यालय के लिए बाधा पड़ता होता है। बच्चों को प्रमोट करने की बात है, सरकार द्वारा तो काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, यहाँ तक कि बच्चे को घर से विद्यालय आने और विद्यालय से घर जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाता है। जो अनुदानित संस्थाएं हैं, स्कॉलरशिप भी उनको दी जाती है, लेकिन जागरूकता की कमी है, पेरेंटल सपोर्ट उतना नहीं है। और उनका सपोर्ट हो और थोड़ा सा सरकार ऐसी संस्थाओं पर और ज़्यादा फंड की व्यवस्था अगर कर दे तो इन ऐसे विकलांग बच्चों को काफ़ी अच्छा किया जा सकता है, काफ़ी उनको शिक्षित किया जा सकता है और वो अपने आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ये बताइए, ये जो समाज में इस तरीके से आप नॉन कोऑपरेटिव बातें कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी ऐसी जो है जागरूकता आनी जरूरी है कि जिससे जो है लोग अवेयर हों और अपने बच्चों को स्कूल में भेजें? और सब देखिए, एक तो सबसे पहला है कि विकलांग बच्चे पर विश्वास करना कि उसकी क्षमता है, अगर उसको अवसर दिया गया, मौका दिया जाए तो वो भी सारी चीज़ें कर सकता है जो और सामान्य बच्चे कर सकते हैं। तो पहला तो उनका है कि दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, सामाजिक लोग ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करें जो विकलांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे सरकार तो बड़ा पैसा दे रही है इन संस्थाओं को। पेपर में देखकर उनको लगता है कि बहुत लुटा रही है सरकार, और जबकि हकीकत में ऐसा कभी कभी तो कुछ गलत खबरें भी, ऐसी खबरें आ जाती हैं जो चौंकाने वाली होती हैं सर। बिल्कुल, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्या ऐसा होता है क्या? देखें, हम नकार नहीं सकते हैं उसको, नकार नहीं सकते हैं। कुछ हैं या होंगे जो ऐसी खबरों के लिए जिम्मेदार होंगे। अच्छा सर, अंत में जो है आप क्या बात ऐसा बताना चाहेंगे जो हम आपसे पूछना चाहेंगे? जहाँ तक है विकलांगों की सुविधाएं कि सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा इन विकलांगों के लिए कई तरह की सुविधाएं दे रही है। एक तो निःशुल्क उपकरण दे रही है सरकार जगह जगह, जैसा कि हम देखे हैं कि बनारस में भी और इलाहाबाद, प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क 16,000, 20,000, 15,000 विकलांगों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए हैं जिसकी आवश्यकता है। दूसरा, नौकरी में उनको 4% का आरक्षण दिया जा रहा है, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सहायक है। इसके कारण वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सकते हैं। और दूसरे कि रेलवे में या बसों में रियायती दर पर यात्रा करने की सुविधा सरकार ने दी है। शादी ब्याह के लिए भी उनको अनुदान देती है सरकार। कोई व्यवसाय करने के लिए कम % पर लोन भी देती है। दूसरा, हमारा अनुरोध समाज से है कि ऐसे विकलांगों के प्रति वो सकारात्मक सोच रखें। माता पिता भी उनके जो क्षमता है उस क्षमता पर विश्वास रखें और उनको अवसर दें कि वो ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। और जिनके भी परिवार में ऐसे विकलांग बच्चे हैं वो उन्हें समाज के सामने लाएं, संस्थान तक पहुंचाएं, उससे लज्जित होकर और किसी भी पूर्वाग्रसित होकर कि ये कलंक है, ऐसा है, वो सब चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। उससे आप बाहर निकलिए और बच्चों को भी विद्यालय में पढ़ने के लिए उनको भी अवसर दें, समानता का अवसर। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी जो है जाट टाउन मूक बाधित विद्यालय के प्रिंसिपल कमलेश नारायण मिश्रा जी थे। आपने बताया कि विकलांग बच्चे जो मूक बाधित हैं वो समाज में भार नहीं है,
उनकी सही एजुकेशन होनी चाहिए। सरकार उनको तरह तरह की जो है सुविधाएँ दे रही है, यहाँ तक कि नौकरी में 4% आरक्षण भी है। योग टीचर, इंडियन साइन लैंग्वेज के टीचर, उनको जो है हर चीज़ हर समझने में सहयोग करते हैं, बशर्ते परिवार का और समाज का सहयोग बेहद जरूरी है। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टास्क।